बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद नावल लेकर आए हैं। यहीं पे इश्क ठहरा है किस्त नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम नावल, तमाम एक साथ तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। नावल कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। अगली सुबह मामा की तबीयत के पेश नज़र वो स्कूल से छुट्टी करना चाह रही थी, मगर मामा और फिरदौस खाला के इसरार पर वो जाने के लिए तैयार हो गई थी। ओके मामा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, मेरी वापसी तक आपको बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। राइट। इसके कहने पर मामा इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी थी। और हाँ, अपना दवाइयों वाला नुस्खा दे दें, मैं वापसी पर दवाइयाँ लेती आऊँगी। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए पलटी। तुम रहने दो, सारिम ले आएगा। वो बेचारा पहले ही ढेरों जिम्मेदारियां लिए फिरता है। कम से कम जो काम हम कर सकते हैं वो खुद करें। रास्ते में कई मेडिकल स्टोर आते हैं, वहाँ से ले लूँगी। इसने खुद ही नुस्खा उठाकर बैग में डाला और अलमारी के मखसूस खाने से पैसे निकालने लगी, जहाँ से महज चंद रुपये बरामद होने पर वो हैरत से मामा को देखने लगी। जवाबन वो नज़रें चुरा गई थी। असल में कल डॉक्टर की फ़ीस और दवाइयों पर जो रुपये खर्च हुए वो सारी की फ़ीस के थे, इसलिए मैंने जमाशुदा रुपये से दे दिए थे। वो तो नहीं ले रहा था, मैंने ज़बरदस्ती ही। खैर कोई बात नहीं, जब तनख्वाह मिलेगी फिर ले आना। मामा बिस्तर की चादर से नादिर गर्द झाड़ते हुए बता रही थी। वो अपनी कैफियत को अंदर ही अंदर कहीं दफन करके खुद को नॉर्मल जाहिर करती कमरे से बाहर निकल आई, जहाँ से सारिम सीटी पर किसी गाने की धुन बजाते हुए अपनी साइकिल चमका रहा था। हाँ भाई बादशाह हो, किधर के इरादे हैं? कहो तो आज शाही सवारी पर बिठाकर स्कूल छोड़ आऊँ तुम्हें। इसे देखते ही वो पुकार उठा था। नो थैंक्स, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब हम स्कूल पहुँचेंगे तो या तो ये साइकिल कई हिस्सों में बट चुकी होगी, या फिर मैं। वो इत्मीनान से कहकर आगे बढ़ाई थी, जबकि सारिम की घूरती नज़रों ने बहुत देर तक इसका ताक़ुब किया था। क्या करूं? सारा दिन ये सवाल इसे वक्तन फ़वक्तन तंग करता रहा था। तनख्वाह मिलने में अभी कुछ दिन बाकी थे, और इतने दिन वो दवाइयाँ न खाने से जाहिर है मामा की तबीयत मज़ीद ख़राब ही होती। फिर तो उस खाला से उधार लेना इसलिए मुनासिब नहीं था कि ख़ुद इनके पास कोई मुस्तकिल ज़रिया माश नहीं था। कपड़ों की सिलाई से गुजर बसर होती थी। अगरचे ट्यूशन और तनख्वाह के साथ इन दोनों माँ बेटी का गुजारा मुश्किल ना था, मगर इसकी अना इज्जत नफ्स गवारा न करती थी कि अगर फिरदौस खाला ने हमदर्दी में आकर इन्हें अपने हाँ पनाह दे रखी है तो इन पर बोझ बनकर रह जाएं। सो महीने के आगाज़ में वो ना सिर्फ बिजली गैस पानी के बिलों में हिस्सा डाला करती थी, बल्कि घर का कुछ सौदा सुलफ लाकर बक़िया रकम मामा को थमा दिया करती थी। और ये रकम कभी तो मामा के इलाज की नज़र हो जाती और कभी बसों वैगनों के किराए में खप जाती। आखिर में इसकी समझ में यही बात आई थी कि वो एडवांस में तनख्वाह ले लेगी, लेकिन जब प्रिंसिपल साहिबा ने इसकी नहायत आजिज़ी से की गई दरख्वास्त को चुटकियों में उड़ा दिया तो इसका दिल चाहा कि उनके फूले फूले गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दे। और हाँ, वह एसपी की मिसिस का फ़ोन आया था। मिस मिज़ाब, ये क्या करती फिर रही हो तुम? इतनी छुट्टियां करने का आखिर मतलब क्या है? अगर नहीं पढ़ा सकती तो जाकर अपना हिसाब बेबाक करो और इन्हें जवाब दे आओ। वो सच तुमने मुझे शर्मिंदा करवा दिया इनके सामने। वो बददिली से इनके सामने खड़ी रही। अगर अपने ख्यालों में गुम ना होती तो शायद इनकी लंबी चौड़ी तकरीर सुने बगैर ही बाहर निकल जाती, मगर अब सारी बातें सर से गुजरने के बावजूद एक बात ने इसे चौंका दिया था। अपना हिसाब बेबाक करो, बात तो बिल्कुल ठीक है। आखिर मैं इतने दिन पढ़ाती रही हूँ, इसकी फ़ीस वसूल करूँगी और कह दूँगी कि आइंदा पढ़ाने नहीं आऊँगी। ये ख्याल आते ही छुट्टी के बाद वो बख्तियार हाउस की तरफ चल पड़ी, मगर इसके बुलंद बाला सियाह गेट पर नज़र पड़ते ही इसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। इस जनूनी शख्स की सुर्ख वहशत ज़दा आँखें इसे गेट के पीछे से झांकती हुई महसूस हो रही थी, जिन्हें वो अब तक भूल ना पाई थी। गेट के सामने पहुंचकर बैग पर इसकी गिरफ्त खुद ब खुद मजबूत हो गई थी। दोनों होठ सख्ती से भींचे वो इस कदर मोहतात होकर कदम उठा रही थी, गोया अभी पलट कर भाग जाने का इरादा रखती हो। अरे मिज़ाब बीबी! चौकीदार की हैरत से भरपूर आवाज़ ने यकलख्ती खामोशी का पर्दा चाक किया तो एकदम उछल पड़ी। गेट के दूसरी तरफ से साहब आवाज़ में नमूदार हुआ तो वो अपने खुश होठों पर ज़ुबान फेरते हुए
बमुश्किल संभल पाई। कहाँ गायब हो गई थी आप? इतने दिनों से आई ही नहीं। बच्चे तो परेशान थे ही, बड़ों की भी नींदें उड़ी हुई थी जी। बड़ों पर जोर देते हुए वो खासा बेतकल्लुफ़ हो रहा था। सुनो, इस वक्त घर में कौन कौन है? मिजाब ने इसकी बदतमीजी को पूरी तरह नज़रअंदाज करके संजीदगी से सवाल किया। सभी हैं जी बेगम साहिबा, बच्चे और एसपी साहब भी आए हुए हैं, इसने जवाब देते हुए कदरे हैरत से इसे देखा। अच्छा, और वो पागल, मेरा मतलब है एसपी साहब का भाई, इसने डरते डरते पूछा, वो भी घर पर ही हैं? ओह गॉड, फिर मैं चलती हूँ। वो फौरन से पेश पलटी थी, मगर चौकीदार लपक कर इसके सामने आ गया। कहाँ जा रही हैं आप? बेगम साहिबा इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही हैं। उसने फ़ौरन अपनी वफादारी निभाई। इनसे कह देना मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी, फ़िलहाल मुझे देर हो रही है। ना जी ना, अगर इन्हें मालूम हुआ कि आप गेट से होकर वापस गई हैं तो मुझ पर नाराज़ होंगी। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसे अपनी जगह डटे देख कर वो तिल मिला गई। शट अप, तुम किस तरह रोक सकते हो मुझे? मेरी मर्जी, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। देखें जी, आप मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें, चौकीदार ने सख्त लहजे में कहकर गन कंधों से उतार ली थी। हाउ डेयर यू, तुम मुझ पर गन उठा रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो? माई फुट। वह दुबले पतले चौकीदार की इस दर्जा बदतमीजी पर आग बगोला होकर रह गई। मैं भी तुम्हें यहाँ से जाकर दिखाऊंगी, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मुझे। वो पाँव पटक कर सख्त लहजे में कहती हुई तूफानी अंदाज में पलटी थी, मगर ऐन इसी वक्त एक लंबा चौड़ा वजूद राह में हाइल हो गया। एक झटके से सर उठाकर इसने शर्बार निगाहों से इस गुस्ताख को देखना चाहा, मगर देखना ही क़यामत हो गया। तो तुम, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचा रह गया। हेलो, बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए इसने कदरे झुक कर कहा था, और मिजाब की जान गोया पल भर में हवा हो गई थी। दिल तो जैसे कुछ सानिए को धड़कना ही भूल गया था। और अगर इसे इस वक्त वो स्टूपिड सी मारिया याद आ गई तो इस दफ़ा कमरे में लटकने वाली लाश यकीनन मेरी ही होगी। इस ख्याल ने इसकी रही सही क़ुव्वतें भी ज़ाइल कर दी थी। और फिर वो बदतमीज़ सा चौकीदार जो इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर अपनी मूछें मरोड़ने लगा था, इसके सामने अपनी दुर्गत बनने का सोचकर ही वो काँप कर रह गई थी। हाँ जी, तो आप यहाँ से जाकर दिखाएंगी? चौकीदार ने दांत निकाले। भाई हम तो नहीं जाने देंगे, वो कंधे उचकाकर इसके आंखों में देखते हुए कह रहा था। और बाकी रही बात हिम्मत की, तो मेरा ख्याल है आप हमारी हिम्मत के अजीम शान मुजाहरे को भूली तो नहीं होंगी। दोनों बाजू सीने पर लपेटते हुए वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ा तो इसके सोए सोए हवास लम्हा भर में बेदार हो गए। वो ऐन सामने डटा हुआ था और दूसरी तरफ वो चौकीदार, एसपी साहब, बच्चे, बेगम साहिबा। इसके जहन में झमाका सा हुआ था। सामने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक देखकर वो गैर महसूस अंदाज में पीछे की तरफ हटी थी और फिर पूरी कुव्वत से गेट के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी थी। ड्राइववे और बरामदा अबूर करते ही धार से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुई तो अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान तमाम अफराद बुरी तरह चौंक गए थे। अरे मिजाब, क्या हुआ? खैरियत तो है? जुबारिया इसे यूं बदहवास देखकर इसकी तरफ लपकी थी। व्हाट्स प्रॉब्लम मिस मिजाब? एसपी फैजान सनी को गोद से उतारकर आंखों में बेतहाशा हैरत लिए इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। प्रॉब्लम? कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, पूरे 6 फुट की प्रॉब्लम पाली हुई है आपने घर में, दूसरों को हरासा करने के लिए। अच्छा मुहाफिज हैं आप। एक फ़र्द आपके घर में महफूज नहीं रह सकता तो बाहर के लोगों को आप क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते होंगे? वो एकदम फट पड़ी थी और एसपी साहब अपनी जगह हक्का बक्का खड़े रह गए थे। और जब आपको मालूम है कि इसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं और वो किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्यों खुला छोड़ रखा है इसे? किसी पागल खाने में दाखिल करवाएं इसे या फिर बांध कर रखें। और वो स्टूपिड सा चौकीदार, इसे बात तक करने की तमीज़ नहीं। एक से बढ़कर एक नमूना मौजूद है इस घर में। एसपी फैजान उलझे उलझे अंदाज में अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। और मेरी एक बात आप लिख लीजिए कि वो खुद तो पागल है ही, अपने साथ साथ दूसरों को भी पागल करके छोड़ेगा। शदीद गुस्से झंझाट में से सारे अदब अदाब भुला दिए थे। जुबारिया, फॉर गॉड सेक, तुम ही कुछ बताओ, ये सब क्या है? वो इसकी बेसरोपा बातों से उकताकर अपनी बेगम की तरफ पलटे जो हैरान परेशान खड़ी खुद भी सारे किस्से से लाइलम लग रही थी।
کیا آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ ذہنی مریض موجود ہیں؟ ان کی معصومیت دان جانے پن پر وہ جھلس کر رہ گئی تھی۔ اوہ نو مزاب، تم کہیں ارغان کا ذکر تو نہیں کر رہی؟ زباریہ نے ایک دم چونک کر اس سے پوچھا۔ اوہ گاڈ! زباریہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ فیضی، ہو نہ ہو یہ شیطان کی کارستانی ہے۔ کیا مطلب؟ زباریہ کے پر یقین لہجے پر ایس پی صاحب نے مستفسرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ شاید آپ کو یاد نہیں، کچھ روز پہلے ارغان ذکر کر رہا تھا کہ وہ ایک ڈرامے میں ذہنی مریض کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اوہ! وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ مس مزاب، کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، مگر مزاب ان کی طرف متوجہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو زباریہ کی مبہم مسکراہٹ اور اس مختصر سی بات میں الجھ کر رہ گئی تھی جو کسی اور ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ مزاب، پلیز تم ادھر بیٹھو۔ زباریہ اس کا ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے ارغان کی کسی شرارت کی وجہ سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ غلط فہمی؟ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ آنے والے لمحے میں اسے بیوقوفی اور پاگل پن کی نہایت اعلیٰ درجے کی سند ملنے والی ہے۔ ان فیکٹ مزاب، ارغان کوٹی سچ مچ کا پاگل یا ذہنی مریض نہیں ہے۔ اس نے حال ہی میں ایک اسٹریٹ تھیٹر جوائن کیا ہے۔ بس تب سے اس نے ہم سب کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ جو بھی کریکٹر اس کو ملتا ہے گھر میں اس کی خوب ریہرسل کرتا ہے، اور میرا خیال ہے موقع دے کر اس نے تمہارے ساتھ بھی شرارت کی ہوگی۔ شرارت؟ اس نے بے یقینی سے زباریہ کو دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بہلا رہی ہوں، یا کوئی مذاق اس نے کھوجنا چاہا، مگر زباریہ کے چہرے پر اس بات کا شائبہ تک نہ تھا۔ پکا ڈرامے باز ہے وہ۔ زباریہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں بیک وقت کتنے ہی لمحے گھوم گئے۔ اس کے دیوانہ وار قہقہے، اس کا ٹوٹ کر رو دینے کا انداز، اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت، اس کی خود کلامی، وہ سب مذاق تھا، محض شرارت، صرف ڈرامہ۔ اور میں، اس نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے دائیں ہتھیلی کو دیکھا جہاں زخم پر کھرن ابھی بھی موجود تھا۔ بے پناہ دکھ، شرمندگی اور خجالت آمیز بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پلیز تم اس بات کو زیادہ محسوس نہ کرنا، وہ ایسا ہی شریر ہے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والا، شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ زباریہ شرمندگی سے وضاحت کر رہی تھیں۔ ہاں ہوگا شریر، مگر مجھ سے اس کا ایسا کون سا تعلق، کون سا رشتہ تھا کہ اس نے ایسا گھٹیا مذاق کیا میرے ساتھ؟ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس کا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں ہوگا، بلیو می۔ خود میں کئی بار اس کے ہاتھوں بیوقوف بن چکی ہوں۔ پتہ ہے فیضی اس دن کیا ہوا؟ وہ کسی اور واقعے میں الجھ گئیں۔ جی، اس کا مقصد مجھے محض خوفزدہ کرنا اور میرا تماشا بنا کر اس سے لطف اندوز ہونا تھا۔ اسے اپنی مضحکہ خیز حالت یاد آ گئی جب وہ دیوانہ وار سڑک پر بھاگ رہی تھی اور جہاں اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو چاہا۔ وہاں بے اختیار ہی دل میں ایک خواہش بھی ابھری تھی کہ کہیں سے وہ بدتمیز شخص اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کا منہ نوچ کر اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے۔ گھر والوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے زباریہ، لیکن مس مزاب کے ساتھ ایسا کوئی بھی مذاق قطعی نامناسب بات ہے۔ ایس پی صاحب نے اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو بغور دیکھ کر کہا تھا۔ میرا خیال ہے اب میں چلتی ہوں۔ بہت ضبط کے بعد اس نے کہا تو اپنی آواز خود بھی بمشکل ہی سن سکی تھی۔ دیکھیے مزاب، ارغان نے آپ کے ساتھ جو بھی شرارت یا بدتمیزی کی ہے، اس پر میں تو شرمندہ ہوں ہی، مگر اس بات کا بھی یقین رکھیے کہ خود آپ سے اس سلسلے میں معذرت کرے گا۔ ایس پی صاحب کی بھاری آواز اس کے عقب میں گونجی تھی، مگر وہ کوئی بھی رسپانس دیے بغیر مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ ایکسکیوز می ٹیچر، مانی کی معصوم آواز نے اسے لمحہ بھر کے لیے روک دیا تھا۔ آپ کل آئیں گی نا؟ اسے ڈر تھا کہ چاچو کا مذاق ان کو ایک اچھی ٹیچر سے محروم کر دے گا۔ ٹیچر پلیز، پلیز آ جائیے گا، وہ ملتجی نظروں میں اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ مزاب نے سپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھائی۔ پختہ روش پر چلتے ہوئے اس نے پلٹ کر ٹیرس اور پھر لان کے اس مخصوص حصے کو دیکھا جہاں وہ اس نام و نہاد پاگل کو اکثر و بیشتر دیوانگی کے عالم میں دیکھا کرتی تھی۔ مزاب بی بی اپنے قیاس اور مفروضوں پر یقین کی مہر ثبت کرنے سے پہلے حالات اور واقعات کو جانچنے اور پرکھنے کی ذرا سی کوشش ہی کر لی ہوتی تو آج وہ سب کے سامنے خفت تو نہ اٹھانی پڑتی۔ وہ کہیں بھی موجود
नहीं था, मगर जैसे हर जगह खड़ा इसका तमस्खर उड़ा रहा था। एक तवील सांस लेकर इसने गर्दन मोड़ ली और नज़रें अपने उठते गिरते कदमों पर गाड़ कर आगे बढ़ती चली गई। क्या वाकई इंसान को इस कदर बदल देते हैं, या फिर मैं ही बेहिस हो गई हूँ? इसने सड़क के किनारे रुक कर तेज़ रफ्तार ट्रक को गुजर जाने दिया। अगर कोई और वक्त होता तो मैं इस अरगान की ऐसी दुर्गत बनाती कि इसके आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखती, और वो चौकीदार इसे तो शायद मैं गोली से उड़ा देती। मगर अब मैंने ये सब इस तरह बर्दाश्त कर लिया है जैसे ये सब मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ हुआ हो। इसने भाग कर सड़क क्रॉस की और चर्च रोड के घने सायादार दरख्तों के पनाह में चलने लगी। शायद इसलिए कि बहुत हद तक कसूर मेरा अपना है। मैंने अपने ख्याल से आगे कुछ सोचने, कुछ जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इससे बढ़कर कमअक्ली क्या होगी कि मैंने इसके मुतालिक जानने की फितरी तजस्सुस का मुजाहरा भी नहीं किया। ज़ुबारिया, बच्चे, मुलाजिम सब ही तो थे मेरे आसपास। इसे अपनी कोताही बुरी तरह खल रही थी। इंसान को अपनी सोच और ख्याल पर इस कदर भी भरोसा नहीं होना चाहिए कि उसकी तस्दीक की जहमत करना भी गवारा ना करे। इसने खुद को बुरी तरह लताड़ा। चलो मान लिया, यहाँ तक सारे का सारा कसूर मेरा ही है, मगर इसके बावजूद भी इस शख्स को इतना हक किसने दिया था कि उससे आगे सोचों की एक इल्गार थी जो उस पर हमला आवर हुई थी। कदमों की रफ्तार के साथ खून की गर्दिश भी तेज़ तर हो गई थी, और वो इस हालत में जब घर के सामने पहुंचकर इसका वास्ता बंद दरवाजे से पड़ा तो अपना सारा गुस्सा दरवाजे को पीट कर निकाला था। अरे रे, क्या हो गया है भाई? कौन है भाई? साली ने बौखलाए हुए अंदाज में दरवाज़ा खोला तो फ़ौरन इसे अपनी एक तरफ हटाकर अंदर दाखिल हो गई। मालूम भी है कि वक्त आने जाने का होता है, इसके बावजूद दरवाज़ा यूं बंद होता है जैसे ख़जाने दफन हो यहाँ। पहले सड़कों की खाक छान कर आओ, फिर घंटा भर दरवाजे के सामने खड़े रहो। बैग तख्त पर पटकते हुए इसने सख्त जले भुने अंदाज में कहा, और फिर जूते उतार कर नंगे पाँव धप धप करती नलके की तरफ बढ़ गई। अकब में सारिम की दबी दबी हंसी की आवाज़ आई तो इसने पलट कर इसे घूरा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? तुम तो आते ही यूँ शुरू हो गई जैसे गुस्सेला झगड़ालू शौहर दफ्तर से वापसी पर सारा गुस्सा अपनी मिस्कीन सी बीवी पर निकालता है, जबकि ना तो तुम एक झगड़ालू शौहर हो और ना मैं मिस्कीन सी बीवी। इसने मुस्कुराते हुए कहा तो सर झटक कर नलके में पर झुक गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आज के ज़माने में भी कोई फ़र्द इस कदर मासूम हो सकता है, वो हैरत भरे लहजे में कह रहा था। मिजाब ने आसमान पर उड़ते परिंदों से नजरें हटाकर इसे देखा। सुरमई सूट में चेहरे पर मासूमियत लिए वो शख्स इसे जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा ख्याल है मासूम के बजाय बेवकूफ़ कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अरगान समझ नहीं सका वो खुद पर तंज कर रही है या इस पर, लेकिन इसके बावजूद शर्मिंदा हो गया। बखुदा मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। मेरा तो ख्याल था कि थोड़ी देर बाद आपको असल हकीकत से आगाह करके अपनी एक्टिंग की दाद वसूल करूँगा, मगर आप तो इस बुरी तरह खौफजदा हुई। बिलीव मी, अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि मेरे इस मजाक के इतने संगीन नताइज बरामद होंगे तो मेरा ख्याल नहीं कि सूरत हाल की संगीनी किसी भी तरह आप पर असरअंदाज हुई हो। आपने तो खूब इंजॉय किया होगा अपनी शरारत को। इस अब आप मेरा मज़ीद वक्त ज़ाया मत करें। मिजाब के लिए लहजे में बिला की सख्ती दर आई। ये तो आप कह रही हैं ना, ज़रा हमसे पूछिए इस ज़रा से एक्सीडेंट में हम किस किस तरह मुतासिर हुए हैं। सच भाई, रात को नींद नहीं आती हमें। आसमान पर रात को जितने भी सितारे निकलते हैं इन्हें 2 बार गिनता हूँ, तब कहीं जाकर नींद आती है। पहले तो दिल का चैन ही खोया था, अब दिल का भी कोई अता पता नहीं। ऊपर से हमारे एसपी भैया की डांट डपट। बंदा जाए तो जाए कहाँ? मेरी तरफ से जाएं जहन्नुम में, मगर मेरा रास्ता छोड़ें। मिजाब को इसका बेसाख्ता अंदाज एक आंख नहीं बहा रहा था। अगर इस तरह नाराज़ होंगी तो कौन काफिर रास्ता छोड़ेगा? इसकी सियाह आंखों में मचलते गुस्से और खफकी को देखकर वो बेखुद से अंदाज में कह तो गया, मगर इसकी खफकी के डर से फ़ौरन ने ज़ुबान दांतों तले भी दबा ली थी। देखिए मिस्टर अरगान, अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं आपकी शिकायत एसपी साहब से करूँगी। इसे मुस्तकिल मिजाजी से सामने डटे देखकर वो बुरी तरह जिच हो रही थी। व्हाट? यानी कि आपका ख्याल है मैं आपको तंग कर रहा हूँ? कमाल है, मैं घंटे भर से आपकी मिन्नत समाजित कर रहा हूँ और आप
تو کس نے کہا ہے کہ آپ میری منت سماجت کریں؟ وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو شاید میں بھولے سے 20 گھر کا رخ نہ کرتی، لیکن اگر میری ضرورت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے تو بہتر ہے کہ آپ میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کریں۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جواباً وہ چند لمحے ہونٹ بھیجے سے دیکھتا رہا۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعیں اسے اپنے سار میں لیے ہوئے تھیں۔ ہونٹوں کی کچلتی پلکیں تیزی سے جھپکا جھپکا کر آنکھوں کی نمی کو خشک کرنے کی بھرپور جدوجہد کر رہی تھی۔ اس نے طویل سانس لے کر اس پر سے نظریں ہٹا لیں اور سر جھٹکتے ہوئے اس کے راستے سے ہٹ گیا۔